एयर पोल्यूशन में कुछ कंटेंट्स होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स, देन वी विल डिस्कस द एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक एंड ओजोन डिप्लीशन। ये वो तमाम इम्पैक्ट्स हैं जो इन पोल्यूटेंट्स की वजह से होंगे, इनकी तमाम एक डिस्कशन हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है जी एयर पोल्यूटेंट्स की कि व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स। हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर विच डैमेज द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एयर में हमारी एनवायरनमेंट को तो डैमेज करें, उस एनवायरनमेंट की डैमेजिंग की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इफेक्ट हो, तो दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ जो हमारे पास कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद कुछ मैटर्स हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, और कुछ फिर ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इसमें मौजूद होती है। ये मेजर वो चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं, ये वो पोल्यूटेंट्स हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने उस तमाम पॉइंट की तरफ जिसमें हम उन पोल्यूटेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके इम्पैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोल्यूटेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे सल्फर के कंपाउंड्स हैं लाइक H2S, SO2, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और इनमें जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, H2SO4 है, या मेटल सल्फेट्स हैं, दे आर नेम्ड एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स आते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया है, इट इज़ नेम्ड एज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। वाइल अगर NO अब एयर में स्टे करे, NO2 में कन्वर्ट हो, देन फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू HNO3, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कार्बन 1 से कार्बन 5 तक जितने भी कंपाउंड हैं हमारे पास, दे आर नेम्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नेम्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। एयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट। कीटोन्स, एल्डिहाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर नेम्ड एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन की प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के हवाले से। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली एयर में आते हैं। एयर में स्टे करने के बाद अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दें किसी न्यू फॉर्म में, देन दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के दरमियान में ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली एयर में आएंगे, फ्रॉम चिमनीज, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स, कहीं से भी एयर में आ गए, देन दे आर कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इफ दे स्टे for the specific time interval in the air and they are transformed into different compound, then they are called the secondary pollutants. So हमारे पास ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं। मैं नेक्स्ट बात की तरफ आता हूँ, सोर्सेज पे, कि व्हाट आर देयर सोर्सेज। अगर हम बात करें सल्फर के कंपाउंड्स की, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड्स की, तो इसमें वोल्केनोज जो हैं दे आर मेन source of, that is the main source of sulfur dioxide and the trioxide. Combustion of coal, that is the human activity, and this is actually the natural process कि जो हम इस नेचर में जिस तरह से ये बन रहे हैं उसमें 67% वोल्केनोज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कंबस्शन ऑफ कोल है, व्हीकलर ट्रैफिक तो सब में हमने कॉमन है कि सब में व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से जो है ये एयर पोल्यूटेंट्स तो आने ही आने हैं, तो ये हम सब में कॉमन रख सकते हैं। उसके बाद ये बन कैसे रहे हैं, सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड बना और ट्राइऑक्साइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन से बन गया। इसके अलावा यहाँ पे हम कहते हैं कि बैक्टीरियल एक्शन है, कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इन द फॉसिल फ्यूल, इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, and these are the main sources of the production of the nitrogen oxides, mean nitric oxide and nitrogen dioxide. उसके बाद हाइड्रोकार्बन produced by the plants and the trees, paddy fields produce mainly methane, anaerobic decomposition of the organic matter by the bacteria, और ऑटोमोबाइल्स हैं, इंसिनरेटर्स हैं, सॉल्वेंट इवेपोरेटर्स हैं, दे प्रोड्यूस द हाइड्रोकार्बन्स। और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से अगर हम मेन सोर्सेज की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, नेचुरल गैस एमिशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, फ्यूल बर्निंग, फॉरेस्ट फायर, इनकम्प्लीट कंबस्शन। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स।
इसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंस टाइम की। इसमें हमारे पास रेजिडेंस टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड का 3 डेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 4 डेज है, और मीथेन 3 to 7 ईयर्स जो है वो इसका रेजिडेंस टाइम है। इसके अलावा इनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। एक तो ये पंजेंट ऑडर प्रोड्यूस करेंगे, इरिटेटिंग, सफोकेटिंग होते हैं, एसिड रेन और स्फीयर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स ये कॉज करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ द एसिड रेन यही दो हैं, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स जो है ये बना देते हैं, विच इज़ एन आई इरिटेंट, और ये भी एसिड रेन में इन्वॉल्व होगा। डिस्कलरेशन ऑफ द मटेरियल, ओजोन डिप्लीशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, ये मेनली कंबाइन हो जाता है विद हेमोग्लोबिन, फॉर्म्स द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और यहाँ पे जो है वो डेथ जो है वो कॉज कर सकता है। और उसके बाद हेडेक है, फटीग, अनकॉन्शियसनेस एंड द डेथ इट मे कॉज। तो ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के हवाले से सारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट? सल्फ्यूरिक एसिड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें हमने ये बात पढ़ ली है कि ये हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इज़ द मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसके बाद विच फील्ड्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर? दीज आर द पैडी फील्ड्स, ये हमने अभी स्टडी किया। तो हमारे पास ऑप्शन अल्फा ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिडिटी इन द रेन? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑल ऑफ दीज। ये तमाम जो हैं ये एसिड रेन कॉज करते हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि टेम्परेरी एसिड रेन HCl की वजह से होती है। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी यहाँ पे रेन की तरफ। थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिमाइंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द एसिड रेन? NO2, SO2, HCl और ऑल। ये वही पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर स्टडी किया, लेकिन अब ऑक्साइड्स की फॉर्म में है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये भी ऑप्शन ऑल रहेगा। अब एसिड रेन है क्या? नॉर्मल रेन भी एसिडिक होती है। अगर इस नॉर्मल रेन के साथ नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स मिल जाएं और इसकी pH लेस देन 5 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। एक्चुअली ये पोल्यूटेंट्स हैं जो इसके साथ मिल जाते हैं और इसकी pH को चेंज कर देते हैं। तो एसिड रेन क्या हुई कि इज द फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स react with the water in the atmosphere, then acid rain is also called the acid deposition. Unpolluted rain water 5.6 pH होगी, और अगर जो polluted water rain water है उसकी pH less than 5 होगी। नेक्स्ट वन जी, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमने डिवाइड कर दिया है कि सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, वाटर बॉडीज पे क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स पे क्या होगा। ये सॉइल पे अगर होगा तो ये लीचिंग ऑफ मेटल्स जो है वो कॉज करता है। लीचिंग ऑफ मेटल्स क्या है? हम ये कहते हैं कि सॉइल पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, रेन वाटर की वजह से जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे, आयंस थे, मेटल्स थे, दे गेट डिजॉल्व्ड इनटू द रेन वाटर, और रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होके वो वहाँ से फ्लो कर गए। दैट इज़ कॉल्ड द लीचिंग, कि सॉइल के अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे, मेटल्स थे, उनको रिमूव कर लिया गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया बाय द रेन वाटर। दैट इज कॉल्ड द लीचिंग। सो ये लीचिंग कॉज करते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ये सॉइल के इफेक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कि वाटर बॉडीज़ में अगर आ जाए तो क्या होगा। कुछ पिक्चर्स इसके साथ अटैच हुई कि हैवी मेटल्स अकमुलेट इन द फिशेज, ऑल एल्यूमिनियम कॉजेज द क्लॉग्स इन द फिश गिल्स। अगर एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पर आ जाती है, अब देखें हैवी मेटल्स जितने भी हैं अगर ये फिश में अकमुलेट हो जाएंगे और ह्यूमन बीइंग अगर उसको ईट अप करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे ये। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम आ जाता है उस सॉइल, उस रेन वाटर के साथ, तो ये एल्यूमिनियम क्लॉग कर देगा गिल्स को फिशेस की। ह्यूमन हेल्थ, हार्ट डिजीजेज हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसको ये कॉज करेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं वो पेंट है, प्लास्टिक है,
पेंट्स को डैमेज कर देगा, प्लास्टिक को भी डैमेज कर सकता है, अगर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की चीज़ें बनी हुई हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। तो ये स्कल्पचरल मटेरियल जितने भी मुजस्मे बने हुए होते हैं, मेसनरी वर्क जितना भी है, ये सारा का सारा उसको ये डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इस रेन वाटर के। और कुछ एक साइकिल जो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, जो कि डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो एयर में भेज रहे हैं। ये सल्फ़र के डाइऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये एयर में गए, यहाँ से इनका एक रिएक्शन हुआ, नाइट्रिक एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, ये वापस रेन वाटर के साथ आए और रेन वाटर के साथ आते हुए यहाँ पे इन्होंने जो है हर जगह पर जो है वो मूव करना है। यानी ये डेपोजिशन की फॉर्म में स्नोफॉल भी कर सकते हैं, ये एसिड की रेन की फॉर्म में एसिड रेन भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो एसिड पार्टिकल्स जो गैसेस हैं ये हमारे पास इस जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको भी इम्पेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक डायग्राम, एक पिक्चर जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द एसिड रेन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बन सकते हैं कि जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। लेकिन नेचुरल और कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल प्रोसेस में वुल्केनिक एरप्शंस हैं, डिकेइंग ऑफ वेजिटेशंस हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, लाइटिंग स्ट्राइक्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, ये तमाम के तमाम वो हैं जो इनके लिए नेचुरल प्रोसेस जो है वो दे रहे हैं। उसके अलावा मैन मेड कुछ ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, पावर जनरेटर प्लांट्स, इन तमाम में जो है ये हम कह सकते हैं कि इनमें हमारे पास जो एसिड रेन के जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, ये एयर में आ सकते हैं। The temporary acid rain is due to the release of HCl from industries, volcanoes, vehicles and all of these। ये वुल्केनिक जो eruptions हैं इसकी वजह से temporary acid rain जो है ये cause होती है। So acid rain retards the growth of the trees, affect the big marble structures, results in the loss of the flora and fauna and all of these। Definitely हमारे पास जो option है वो all of these है। सो हमने यहाँ पर एसिड रेन के हवाले से बात कंप्लीट की। अब हमारे पास है फोटोकेमिकल स्मोग। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है। कम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक इज कॉल्ड स्मोग। स्मोक और फॉग जब आपस में मिल जाएं दैट इज कॉल्ड द फॉग स्मोग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के हवाले से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर स्टडी की हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ये यहाँ पर सारे के सारे इसी फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में जो है वो इन्वॉल्व हैं। यानी कि आप देखें इस फोटोकेमिकल स्मोक में एक तो लाइट रिक्वायर्ड है, आपको सोलर रेडिएशंस रिक्वायर्ड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिक्वायर्ड हैं, वाटर वेपर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपके पास नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। अब इनकी वजह से जो चीज़ बनेगी वो क्या क्या है, यानी इससे नाइट्रिक एसिड भी बन सकता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स भी बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, ओजोन है। ये तमाम के तमाम इन फोटोकेमिकल स्मोक के ज़रिए प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या है। सोर्स रिड्यूसिंग स्मोक की बात करें तो कंबस्शन ऑफ कोल से एयर पोल्यूटेंट्स प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में, इसका इफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसका इस रिड्यूसिंग होगा और इसका ऑक्सीडाइजिंग होगा। इसके कलर के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है हमारे पास। और ये जो है येलोश ब्राउनिश ग्रे कलर का जो है ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होगा। और इसके बाद हमारे पास मेन कंपोनेंट इसमें सल्फर के ऑक्साइड और उसमें ओजोन, NO प्लस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये हम यहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के हवाले से हमारे पास बात है। मेन रिएक्टेंट जो है वो इनमें मौजूद थे, ये हमने यहाँ पे स्टडी किए। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, सफिशेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सनलाइट, लिटिल मूवमेंट ऑफ एयर। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि सबसे पहली बात कि सफिशेंट नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस, शुरू में हम ये डिस्कस कर गए हैं, और लिटिल मूवमेंट ऑफ द एयर।
ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, परऑक्सो एसिटाइल नाइट्रेट्स विच इज़ द आई इरिटेंट, ये बन जाते होते हैं। और स्मोक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेन एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग, एसिड रेन एंड स्मोक और ऑल। डेफिनेटली इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, ये हमारे पास है। इसके बाद रिड्यूसिंग स्मोक इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, NO2, H2O2 एंड ओजोन। डेफिनेटली रिड्यूसिंग स्मोक के लिए हम SO2 जो है वो कंसीडर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ए प्रोडक्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक इज PAN एंड ओजोन इज इन्वॉल्व इन द फोटोकेमिकल स्मोक एंड ऑल ऑफ दीज। डेफिनेटली जो हमने अभी जो स्टडी की उनमें तमाम चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं, सो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। एंड आई इरिटेंट, हमने अपने सिलेबस में 2 जगहों पर आई इरिटेंट के बारे में पढ़ा है, एक NCl3 और एक PAN, ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, दीज आर बोथ कंपाउंड्स आर आई इरिटेंट। तो हमारे पास जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ओजोन डिप्लीशन। Ozone is a gas having the low boiling point. It is present in small concentration throughout the atmosphere. ओजोन जो है एक्चुअली बन कैसे रहा है, ओजोन है कहाँ पर, इसकी यूनिट्स क्या हैं? इसकी यूनिट्स जो हैं वो डॉप्सन यूनिट्स हैं और नॉर्मल जो अमाउंट है 350 डॉप्सन यूनिट जो है वो होगा। इसकी लोकेशन जो है लोकेटेड जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर 15 to 40 किलोमीटर, मोस्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट 25 to 28 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की तो वो एक्सटेंडेड है 15 से 40 किलोमीटर तक, लेकिन उसमें सबसे हाई जो कंसंट्रेशन है वो 25 से 28 किलोमीटर तक के रीजन में हमारे पास मौजूद है, यानी कि ओजोन की लोकेशन स्ट्रेटोस्फेयर में है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर कैसे चेंज होता है। जब हम ट्रोपोस्फेयर से मूव करते हैं तो फिर टेम्परेचर चेंज होता है 15 से -56, पहले बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। फिर जब हम स्ट्रेटोस्फेयर से आगे मूव करते हैं तो फिर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसकी वजह लाइट है, उसकी वजह आपके पास सनलाइट है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो उस रीजन पे पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर सडन इंक्रीज हो जाता है। ओजोन प्रोडक्शन, ओजोन प्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल रीजन्स बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ट्रांसपोर्टेड टू द पोलर रीजन्स। सो हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन है पोलर रीजन्स की वजह से हो जाती है। अब देखें इसमें ओजोन की प्रोडक्शन में ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के बाद ये एक एटॉमिक ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिल के ओजोन जो है वो बना देगा, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स। इसके बाद है जी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द ओजोन लेयर। filter most of the harmful ultraviolet rays in the sunlight before they could reach on the earth. And next one is the effect of ozone as pollutant, health problems, damage the eyes, aggravates asthma, decrease the elasticity of the lungs tissues, cough, chest discomfort, and material के लिए जो harmful है वो affect the appearance of the paint, causes the fabric dyes to fade. ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ हमारे पास ये प्रॉब्लम्स थे जो इफेक्ट्स थे ओजोन के हवाले से, ये हमने डिस्कस किए। ओजोन डिप्लीशन क्या है? रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉल्ड द ओजोन डिप्लीशन। एंड द इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस कॉजिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। उसके बाद जो वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आई डैमेजिंग के हवाले से भी ये बात हो सकती है और इम्यून सिस्टम की जो है वो सप्रेशन भी हो सकती है। ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट वन इज द ओजोन होल। द रीजन इन विच द ओजोन डिप्लीट सब्सटेंशियली इन एवरी ईयर ड्यूरिंग September to November, द एरिया हैव लेस देन 220 डॉप्सन यूनिट ओजोन इन द ओवरहेड कॉलम। सो इसको हम नाम देते हैं ओजोन होल का। ठीक है जी, 1980s में अंटार्कटिका में ये डिस्कवर हुआ और इसकी डिप्लीशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल जो है वो चेंजेस आई और हम कुछ अब कॉजेज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन के हवाले से बात करते हैं कि क्या मेन कौन सी चीज़ें ओजोन डिप्लीशन करती हैं, जिनमें
क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं मेनली, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म्स, एरोसोल, सारी वो चीज़ें हैं जो ओजोन डिप्लीशन जो है वो कॉज करती हैं। अब रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से मिलके हाइपोक्लोराइड फ्री रेडिकल जो है वो बना देता है। ये बनाने के बाद फिर ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो फिर अगेन फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक सिंगल क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल, इट कैन डिप्लीट और इट कैन डिस्ट्रॉय द 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन। सो ये हमारे पास यहाँ पे बात हुई। कुछ अब फाइनल एमसीक्यूज देखते हैं। ओजोन डिप्लीशन अकर्स कॉमनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO3। मेनली हमने पढ़ा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वजह से है। इंक्रीजिंग द स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट इज ड्यू टू एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन और द CO2। इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है जो स्किन कैंसर और हाई म्यूटेशन रेट जो है वो किस वजह से होता है, वो ओजोन डिप्लीशन की वजह से होगा, जो कि हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो है वो देखे। फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज प्रेजेंट इन मोर कंसंट्रेटेड। हमने ये देखा कि हमारे पास पहला रीजन जो है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। सो इसके साथ ही हमारे पास ये टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं।